एस पब्लिकेशन, पढ़ाई का सेलिब्रेशन। स्टेट पार्टनर उत्तराखंड शासन। एजुकेशन पार्टनर ITV नेक्स्ट, इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल। ये देश सदियों पहले विकसित था। ये देश डेवलप्ड कंट्री था, लेकिन ये देश का 2000 साल का एक कार्यकाल ऐसा रहा, 2000 साल का पीरियड ऐसा रहा कि जिसमें कभी इस देश पर हुणों ने शासन करा, कभी इस देश पर शकों ने शासन करा, 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा, 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। 2000 साल की परतंत्रता से एक देश की मानसिकता और गुलामी का लंबा पीरियड होने से हमारा विचारों में थोड़ा सा संकोचन हुआ। बट पिछले एक दशक से मैं देख रहा हूं दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ये देश में ब्रेन पावर की और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। ये देश में आज भी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। ऐसे सामर्थ्यवान देश में जहां 65% यूथ हो, ये देश पुनः जागरण करके विकसित बनने के रास्ते पे चल पड़े। मैं नहीं मानता हूं कि इस देश को विकसित बनने के लिए कोई रोक पाएगा। और इसलिए ही सवाल यही था कि सोच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, प्रयास कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच का ही ये नतीजा है, उसकी ही ये परिकल्पना है विकसित भारत। मोदी गवर्नमेंट जो निर्णय करती है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करती है, सीक्वेंस में आगे बढ़ती है। ये देश में डेटा की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेटा डेटा नहीं है, डेटा आपस में बात नहीं करता है। ये यूथ मेरी बात अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका गोल को अचीव करने के लिए आपको सुविधा होगी। दोस्तों, स्पोर्ट्स से देश का नेचर है, स्पोर्ट्स से देश का स्वभाव है, स्पोर्ट्स हमारी संस्कृति है। हर घर में अखाड़ा हुआ करता था, हर गली में खेल हुआ करता था। और ये देश में हम ओलंपिक्स में 2, 3, 5 मेडल से हमें संतोष मानना पड़े, ये तो असंभव है भाई। उसको संभव बनाना होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि देश मेडल नहीं ला सके, लेकिन उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव थॉट की आवश्यकता होती है। मुझे पता है, जब हम पढ़ते थे तब हमारे माता पिता हमको कहते थे खेलो मत, पढ़ने में ध्यान रखो। आज एक दशक में सोच बदली है। आज एज ए पेरेंट हम अपने किड को, बच्चे को कहते हैं खेलो भी और पढ़ो भी। ये सोच में बदल हुआ है। क्यों, कैसे सोच बदली? आपने देखा होगा, आज से 12 साल पहले 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो स्पोर्ट्स सेक्टर में मोदी जी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया कि भाई पहले तो ये देश में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि कैसे बनाए। तो रुचि बनाने के लिए सबसे पहला प्रयोग करा उन्होंने फिट इंडिया। व्यक्ति फिट होना चाहिए। कोई भी देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है, देखो ये डेवलप्ड कंट्री की सोच का एक पार्ट है। डेवलप्ड कंट्री बनना है तो पहले देश के नागरिक स्वस्थ हो, बहुत आवश्यक है। जो नागरिक स्वस्थ होगा, ये देश में स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इट इज होलिस्टिक अप्रोच। नागरिक स्वस्थ बने, उसके लिए फिट इंडिया की बात करी, लेकिन फिट रहने के लिए खेलना चाहिए तो खेलो इंडिया की बात करी। तो पहले फिट इंडिया की बात करके लोगों को सेंसिटाइज करा, उसके साथ खेलो इंडिया जोड़ दिया। चलो भाई, सारे देश के युवा देश खेले, खेल के मैदान में आए। तो धीरे धीरे 5-7 साल में देश में खेल के प्रति रुचि बढ़ने लगी। और फिर मोदी जी खेलो इंडिया के क्रम को एकदम सिस्टमाइज करना चालू करा कि भाई खेल कहाँ से चालू होना चाहिए, खेल की टैलेंट कहाँ पड़ी हुई है।
तो मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन करो। सारे देश में 6.5 लाख स्कूल में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन, उसमें से टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद ये बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बाद में बच्चा कॉलेज के बाहर जाएगा लेकिन युवा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये देश में ट्राइबल एरिया है, 9 स्टेट में ट्राइबल एरिया बहुत बड़ा है, तो ये ट्राइबल में बहुत टैलेंट पड़ी हुई है। तो मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ये देश की विविधता को पहचाना। देखो ये देश का पोटेंशियल देखो, हमारे यहाँ एक ही सीजन में, एक ही टाइम में, आप हिमालयन रेंज में जाओ स्नो फॉलिंग होता हो, आप राजस्थान के रेगिस्तान में जाओ 45-50 डिग्री टेम्परेचर हो, यही डेट में आप साउथ इंडिया में तमिलनाडु चले जाओ, वहां रेनी सीजन चलती हो। तीनों सीजन एक दिन में कोई देश महसूस करता हो, ये देश का नाम भारत है दोस्तों। ये भारत की डाइवर्सिटी को हार्नेस्ट करने के लिए मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया स्नो गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ऐसी खेलो इंडिया श्रेणी में अलग अलग गेम्स को ऐड करके जो ट्रेडिशनल हमारे देश के युवाओं में स्पोर्ट्स पोटेंशियल है उसको हार्नेस्ट करने की कोशिश करी। तो 2 स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप लिया कि भाई अभी हमें देश में बड़ी बड़ी इवेंट देश में लानी है। देश में कॉमनवेल्थ का बीड हमने जीत लिया, लेकिन 2036 के लिए ओलंपिक्स के लिए भी भारत ने बीड करा। तो ओलंपिक्स का हमें 2036 में भारत में आए उसकी तैयारी करना है। तो उसके लिए एक होलिस्टिक स्पोर्ट्स का प्लान बनना चाहिए, एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो खेलो भारत नीति आई, खेलो भारत नीति स्पोर्ट्स पॉलिसी। एक खेलो भारत नीति, देश में हम खेल को कैसे आगे बढ़ाएंगे, देश में मेडल टैली कैसे बढ़ाएंगे, देश में फेडरेशन को कैसे ठीक करेंगे, देश के हमारे टैलेंट को कैसे हार्नेस्ट करेंगे, उसका विजन देता है। तो खेलो भारत नीति आई। खेलो भारत नीति का एक वर्टिकल था कि देश में फेडरेशन एक जरूरी स्टेक होल्डर है। स्पोर्ट्स सेक्टर में 4 स्टेक होल्डर होते हैं। एक एथलीट स्वयं स्टेक होल्डर होते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होती है, चौथा फेडरेशन स्टेक होल्डर होता है, 5वां ओलंपिक काउंसिल ओलंपिक एसोसिएशन स्टेक होल्डर होता है। ये सबका तालमेल से आप आगे बढ़ेंगे तब जाके आप मेडल टैली में आगे बढ़ पाओगे। तो हमारे फेडरेशन में गुड गवर्नेंस लाना था, देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, देश में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में गुड गवर्नेंस लाना था। तो 1985 से एक स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लिगरिंग हुआ करता था। कोई पार्लियामेंट में आया, 2 बार कैबिनेट तक आके वापस गया, कोई पास नहीं करता था। तो मोदी जी ने चौथा स्टेप लिया कि हम स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को पारित करेंगे। पार्लियामेंट में पारित करा। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल क्या करता है, तो जिस देश में एथलेट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का सेंटर एथलीट होता है, प्लेयर होता है। तो पहले स्पोर्ट्स में एथलीट तो कोई था ही नहीं। जिस सेंट्रिक सारी व्यवस्थाएं होती है, इस सेंटर का मेन बिंदु ये एथलीट। तो ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एथलीट सेंट्रिक बना। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में ये देश में 50% महिला है। आज मेडल में भी 50% महिला आती है। तो फेडरेशन में महिलाओं को कैसे प्रतिनिधित्व मिले, एथिक कमेटी में महिलाओं को कैसे प्रतिनिधित्व मिले, एक क्लीन गेम्स कैसे हो, उसके लिए महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई। आज तक स्पोर्ट्स में क्या होता था, स्पोर्ट्स में एज ए मैं मिनिस्टर बना तो फेडरेशन में आपस में चुनाव होता है। तो चुनाव में जो हारता है कोर्ट में चला जाता है, और जो
कोर्ट में चला जाता है तो झगड़ा दोनों स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन फेडरेशन का होता है, लेकिन सफर एथलीट करता है। तो डिस्प्यूट 350 400 ऐसे केस चल रहे थे और उसमें आधा से ज्यादा फेडरेशन उसमें ही उजले रहते थे, तो एथलीट के प्रति ध्यान ही नहीं दे पाते थे। तो हमने स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में एक ट्रिब्यूनल बना दिया कि भाई किसी का झगड़ा लेके हाई कोर्ट में जाना ही नहीं, हाई कोर्ट से नीचे की कोई कोर्ट में नहीं जाना है, ट्रिब्यूनल में ही जाना। तो डिस्प्यूट रिजोल्व करने के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करी गई। और चौथा, पैरा एथलीट भी एक स्ट्रेंथ है, दिव्यांग जन को भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी सुविधा मिले, इसलिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एथलीट सेंट्रिक बना, महिलाओं को प्रोत्साहन देने वाला बना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंट्रिक बना और हमारे दिव्यांग जनों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए सुविधा देने वाला बना। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ये चौथा रिफॉर्म आया। ये ही सीक्वेंस में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आ गया। तो अभी क्या करना है, तो ये मेडल टैली 10 साल में हमने विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा कि हमें 10 साल में 1 से 10 क्रम के मेडल टैली में आना है, 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में उभरना है। तो उसके लिए 10 साल का रोड मैप तैयार करा कि भाई हमें 1 से 10 क्रम में मेडल टैली में आना है, स्पोर्टिंग नेशन में आना है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, क्लीन स्पोर्ट्स कैसे होना चाहिए, स्पोर्ट्स साइंस कैसे होना चाहिए, उसका 10 साल का रोड मैप बना है। ये 10 साल के रोड मैप में आप देखते होंगे हर सप्ताह में एक पॉलिसी आ रही है। ये पॉलिसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी 10 दिन पहले एक पॉलिसी हमने निकाली कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। तो हमने तय करा कि कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए ओपन सिलेक्शन होगा, ऑन कैमरा होगा, कोई धांधली नहीं होगी, किसी की लागवग नहीं होगी, जिसमें परफॉर्मेंस है वो ही कंपटीशन में खेलने के लिए जाएगा। तो ओपन सिलेक्शन, ऑन कैमरा विथ ऑब्जर्वर, वहां भारत सरकार का एक ऑब्जर्वर होगा, तब सही सिलेक्शन होगा। तब सही सिलेक्शन होगा तो सही प्लेयर खेलने के लिए जाएगा, मेडल लेके आएगा। दोस्तों, ये रास्ते पे हमने मेडल स्ट्रेटेजी तैयार करी। तो 10 साल का रोड मैप बन गया, ये 5वां रिफॉर्म। और मोदी जी ने कहा कि हमें स्पोर्ट्स सेक्टर में विकसित भारत में 1 से 5 क्रम का स्पोर्टिंग नेशन में 25 साल में, जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हो, तब हमें 1 से 25 स्थान में 1 से 5 के क्रम में आना है। 25 साल का अमृत काल में ये रास्ता पे चल के हम देश को एक बेस्ट और देश के 1 से 5वें क्रम का स्पोर्टिंग नेशन बनाने की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच से काम करना चालू करा है। उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यहाँ मेरे सामने यहाँ युवा विशेष बैठे हैं, ये युवा है। दोस्तों, निश्चित तौर पर मानिए आपके सपनों का भारत बन रहा है, जिस भारत को आपको जीना है। जो आज 50 के एज के आगे पीछे का है वो तो 25 साल के बाद 75 का हो जाएगा, लेकिन जो आज 25 का है उसको विकसित भारत को जीना है। आपके सपनों का विकसित भारत बन रहा है, आपके सपनों का विकसित भारत बने, इसलिए मोदी जी ने युवाओं को भी एक स्टेक होल्डर के रूप में सुना है और एक स्टेक होल्डर के रूप में युवा भी आज विकसित भारत में कदम से कदम मिला के मेरा यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा कई एफर्ट हो रहा है, उसमें जुड़ के अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करा है, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक चीज, लेबर मिनिस्ट्री, आपका लेबर मिनिस्ट्री है, 1 मिनट में समय है बस आपके लिए, 1 मिनट समय है। 1 मिनट में लेबर मिनिस्ट्री में जिस तरह लेबर कोड आपने जो जारी किया, सुधार लगातार जो श्रम मंत्रालय में हो रहा है, उसको 1 मिनट में थोड़ा शॉर्ट शब्दों में, क्योंकि आपको पार्लियामेंट भी जाना है। मैं समझता हूँ बहुत कुछ करने जैसी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपने उल्लेख करा तो मुझे अच्छा भी लगा कि नहीं केवल मैंने स्पोर्ट्स की बात करी, वैसे ही लेबर सेक्टर में
अंग्रेज के समय में बना हुआ 29 कानून आज भी लेबर सेक्टर में हुआ करते थे। ये समय की मांग अलग थी, ये समय की टेक्नोलॉजी अलग थी, ये समय का वर्क कल्चर अलग था, लेकिन बदलते हुए समय में हमें कानून को बदलना चाहिए। 70 साल तक 75 साल तक किसी ने कानून में बदलाव नहीं करा था। आज हमने लेबर कानून में बदल करके देश में उभर रही बड़ी गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स, आज देश में 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स हैं। आने वाले दिनों में 5 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग। ऐसे हमारे गिग वर्कर्स के लिए हमने सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान अभी न्यू लेबर कोड लागू करने से करा गया है। ये न्यू लेबर कोड देश के हर युवाओं को अपना अपॉइंटमेंट लेटर देने की गारंटी देता है। इसलिए ज़रूरी है, आज कोई इंडस्ट्रीज में युवा काम कर रहा है, उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ईश्वर ना करे लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो गया और कई बार इस्टेब्लिशमेंट हाथ खड़ा कर दे, तो ये अपॉइंटमेंट लेटर उसको मदद करेगा कि उसकी अपॉइंटमेंट आपने की है, आपको उसको सारी सुविधा और व्यवस्था सरकार को भी देनी है, सोशल सिक्योरिटी भी देनी है। मनसुख भाई, क्योंकि आपके पास समय कम है, क्योंकि लगातार आपके मंत्रालय की ओर से क्योंकि आपको संसद भवन में पहुंचना है, तो मैं समय नहीं लूंगा और आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपका इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम मंच में आने के लिए और आपने अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज़ के साथ साझा किया। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फोटो के लिए आगे आएँ। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, एक फोटो के लिए हम आपको बुलाते हैं मंच पे। कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे ITV नेटवर्क के संस्थापक और राज्यसभा सांसद को भी मैं बुलाता हूं। इस खास लम्हा को हम एक तस्वीर में कैद करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए, अपना खास समय जो है, कीमती समय जो है वो इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। बहुत बड़ा रिफॉर्म था ये, बहुत बड़ा रिफॉर्म था NDA सरकार का, उस पर चर्चा की। आज कोड का डिकोड किया खुद केंद्रीय मंत्री जी डॉक्टर मांडविया जी ने। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उधर बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरीके से चर्चा हुई, एक सार्थक चर्चा यहां पर हुई है। और अब हम इस अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा। और इस जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आपने सुना पक्ष को अलग से, आपने सुना विपक्ष को भी अलग से, और आज सुबह हमारे एक मेहमान थे जो एक कवि भी हैं, रामदास अठावली जी, तो उन्हीं के अंदाज में मैं अगला सेशन जो है वो प्रस्तुत करता हूं कि इस अगले सेशन में आप सुनेंगे अलग अलग व्यूज। इस अगले सेशन में आप सुनेंगे अलग अलग व्यूज, और इसके आएंगे यूट्यूब पर भी बहुत सारे व्यूज, क्योंकि ये है इंडिया न्यूज, इंडिया न्यूज। तो मैं अब मंच पे बुलाना चाहता हूं श्री शहजाद पूनावाला जी को। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। बिल्कुल सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दोनों आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया न्यूज़ की सीनियर एंकर खुशबू मिश्रा, खुशबू आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज। थैंक यू सो मच। खुशबू, ओवर टू यू। सबसे पहले मैं चाहती हूं एक बार आप सभी जोरदार तालियों से इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और क्योंकि सर ये जो टाइटल है क्या वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा, सबसे पहला सर सवाल मेरा आप ही से है, क्या वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा? देखिए, वंदे मातरम 150 वर्ष पहले बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने जब इसे लिखा था, तो ये भारत को एक सूत्र में बांधने वाला स्वतंत्रता का मंत्र भी बना और राष्ट्रीय एकता का नारा भी बना और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत ही अहम हमारा एक मंत्र बना। और इसीलिए देश के संविधान के निर्माताओं ने बड़े सूझबूझ के साथ इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया भी। और आज इसीलिए सवाल ये बनता है कि जिसने देश को एक सूत्र में जोड़ा, उस समय पर नेहरू जी ने इस एकता के सूत्र का विभाजन किया, और मेरे पास सारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं। 1937 में नेहरू जी लिखते हैं कि ये जो है ये मुस्लिम्स को इरिटेट करेगा। भाई, सबसे पहले ये पता है कहाँ गाया गया गीत? 1896 में, जब कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष था,
तब रहमतुल्लाह सायानी की अध्यक्षता में पूरा वंदे मातरम गाया गया, तो उनको तो हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। जी। अशफाकुल्लाह खान ने जब इसे फांसी पर झूमते हुए कहा वंदे मातरम, तो उनको तो हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। बदरुद्दीन तैयब जी को नहीं लगा, पर नेहरू जी ने इसका तब विभाजन किया। 10 वर्ष बाद जो है 1947 में भारत का विभाजन हुआ, और नेहरू जी ने तो ये भी कह दिया कि ये नेशनल सॉन्ग बनने के लायक नहीं है। और आज ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि आज ही की बात करता हूं, जी। क्योंकि आप बोलेंगे कहां 150 वर्ष पहले चले गए आप। आज की तारीख में 2 बयान कांग्रेस की तरफ से आए हैं। देश के चिन्हों का जो नकारने का काम होता है, पृथ्वीराज चवन जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि भारत की सेना का कोई उपयोग नहीं है, ये भारत की सेना को डिसबैंड कर देना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग आधे घंटे में हार गए। तो इसीलिए जो वहां पर भारत विरोधी मानसिकता तब भी थी, वो आज भी नजर आती है। ठीक है अन्यथा सर। आलोक जी आज बता दीजिए, आपके नेता सिद्धरमैया बोलने से मना करते हैं, आरिफ मसूद वंदे मातरम बोलने से मना करते हैं, राहुल गांधी वंदे मातरम एक स्टैंजा में रोक कर ठीक चले है, जाते शहजाद हैं। पुनेवाला। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं हाँ। कि क्या आलोक जी पृथ्वीराज चवन जी के बयान का खंडन करते हैं, उनको निकालेंगे पार्टी से? ठीक है, मैं ये सवाल भी ले लूंगी और इसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन आलोक जी, क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि हमारे अनगिनत शहीद, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, वंदे मातरम गाते गाते फांसी पर चढ़ गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी देश के नाम पे? क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है? और मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा है? और जो बात शहजाद जी ने पूछी है, जवाब उसका भी दीजिए। पृथ्वीराज चौहान जी ने जो बयान दिया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है?